Hello everyone, myself Nivedita Mishra and you are welcome to my YouTube channel Study with Nivedita। आज हम क्लास 11 बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर लिविंग वर्ल्ड पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज लिविंग? लिविंग क्या है? तो ऑब्जेक्ट्स जिनके पास लिविंग की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स? जैसे कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, एबिलिटी टू सेंस एनवायरमेंट एंड गिव रिस्पॉन्स टू मेटाबॉलिज्म। ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स जिन ऑब्जेक्ट्स के अंदर होती हैं उन्हें हम लिविंग कंसीडर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स, एनिमल्स, बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्सेट्रा, ये सब लिविंग के अंदर आते हैं। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बींग्स। अब हम किसी ऑर्गेनिज्म को लिविंग कैसे कहेंगे, इन कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम अब ब्रॉडली स्टडी करते हैं। पहला कैरेक्टरिस्टिक मैंने लिया है यहाँ डेफिनेट शेप एंड साइज। डेफिनेट शेप एंड साइज क्या है देखते हैं। All living beings have definite shape and size which may change within a very narrow range of time। ठीक है, हर ऑर्गेनिज्म के पास अपना एक डेफिनेट शेप, अपना एक डेफिनेट साइज होता है जो कि बहुत नैरो रेंज, बहुत कम रेंज के अंदर ही चेंज होता है। इसी प्रॉपर्टी की वजह से लिविंग ऑर्गेनिज्म का डेफिनेट शेप और साइज होने की प्रॉपर्टी की वजह से हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को मॉर्फस कहते हैं, और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास ये प्रॉपर्टी नहीं होती है, इसीलिए हम इन्हें अमॉर्फस कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारी ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन क्या है? द डिफरेंशिएशन ऑफ बॉडी इनटू स्मॉलर यूनिट्स। ठीक है, लिविंग बॉडी का छोटी छोटी स्मॉलर यूनिट्स और सब यूनिट्स में एक ऑर्डर और एक मैनर में अरेंज होना, इस तरीके से कि एक ऑर्डर, इतने अच्छे ऑर्डर में अरेंज हो वो छोटी छोटी यूनिट्स की, वो एक बड़े यूनिट का लार्जर पार्ट का फॉर्मेशन करें, यही प्रोसेस ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है। ठीक है, इसी ऑर्गेनाइजेशन के प्रेजेंस की वजह से लिविंग बीइंग को हम ऑर्गेनिज्म कहते हैं। ऑर्गेनिज्म वर्ड हम कॉमनली यूज करते हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए इसी कैरेक्टरिस्टिक की वजह से। नेक्स्ट इज ग्रोथ। ग्रोथ क्या है? हम जानते हैं सारे ऑर्गेनिजम्स ग्रो करते हैं, चाहे वो मास में इंक्रीज करें या फिर उनके नंबर ऑफ सेल्स में इंक्रीज हो, वो ग्रो करते हैं। एनिमल्स ग्रो टू सर्टेन एज। एनिमल्स एक सर्टेन एज तक ही ग्रो करते हैं, बट प्लांट्स ग्रो थ्रू आउट द लाइफ। लेकिन प्लांट्स थ्रू आउट द लाइफ ग्रो करते हैं। हम जानते हैं एनिमल्स की ग्रोथ एक सर्टेन एज के बाद रुक जाती है, लेकिन प्लांट्स अपनी पूरी लाइफ में ग्रो करते हैं थ्रू आउट द लाइफ। लिविंग ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ इंट्रिंसिक होती है। इंट्रिंसिक ग्रोथ होती है मतलब उनकी ग्रोथ अंदर से होती है, बॉडी के अंदर के पार्ट्स जब वर्क करते हैं, मेटाबॉलिज्म एक्टिविटीज होती हैं, तो उसके बाद से लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो करता है। लेकिन नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो एक्सट्रिंसिक ग्रोथ करते हैं, मींस बाहरी ग्रोथ होती है उनके अंदर। जब उनके बॉडी पे किसी सब्सटेंस का एक्यूमुलेशन हो जाता है तो वो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स ग्रो करते हैं। इसीलिए ये ग्रोथ मेन डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक हम नहीं मान सकते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म की। क्यों? क्योंकि ग्रोथ और नॉन लिविंग भी कर रहा है। हम जान रहे हैं इंक्रीज इन मास भी ग्रोथ है, तो जब उसके ऊपर उसके सरफेस के ऊपर किसी चीज का एक्यूमुलेशन हो जाएगा तो वो भी ग्रो करेगा। इसलिए ग्रोथ मेन डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक नहीं है लिविंग ऑर्गेनिज्म की। Now next is reproduction. So characteristic of living being to produce progenies possessing feature of their own type is called reproduction। ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स लिविंग बीइंग की जिसमें वो प्रोजेनीज को प्रोड्यूस करते हैं, मतलब यंग वंस को, अपने यंग वंस को जब वो ग्रो करते हैं, पजेस करते हैं ऐसी एबिलिटी कि वो अपने यंग वंस को प्रोड्यूस करें अपने ही तरह के, देयर ओन टाइप, अपने ही तरह के प्रोजेनीज को प्रोड्यूस करना, यही रिप्रोडक्शन कहलाता है। ये दो तरह का होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हम जानते हैं, इसके बारे में हमने क्लास 10th में भी पढ़ा है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डबल पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट होती है, जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। Now, fungi produce spores for asexual reproduction। फंजाई स्पोर्स प्रोड्यूस करता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। ऑर्गेनिज्म लाइक प्लेनेरिया, प्लेनेरिया की तरह के ऑर्गेनिज्म किससे रिप्रोड्यूस करते हैं? रीजनरेशन के प्रोसेस से। नाउ यूनिसेल्युलर जो होते हैं उनकी ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों सिनोनिमस होती है, मतलब ग्रोथ भी और रिप्रोडक्शन दोनों उनका एक ही होता है, क्योंकि हम जान रहे हैं ग्रोथ क्या है? इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल। और जब उनके पास एक ही सेल है तो वो जब एक से दूसरा सेल बनाएंगे
तो वो उनका रिप्रोडक्शन भी हो गया और ग्रोथ भी हो गया। इसीलिए यूनिसेल्युलर्स की ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों सिनोनिमस होती है। Certain organisms do not reproduce like worker bees, infertile couples, etc. Hence, reproduction cannot be accepted as defining property of living organism. कुछ ऐसे organisms भी होते हैं जो कि reproduce नहीं कर सकते, उनके अंदर कैपेबिलिटी नहीं होती है। जैसे वर्कर बीज, हम जानते हैं कि किसी भी एक मधुमक्खी के छत्ते के अंदर जो क्वीन बीज होती हैं केवल वही रिप्रोड्यूस कर सकती हैं, वर्कर बीज रिप्रोड्यूस नहीं करती हैं। इसी तरीके से जो इनफर्टाइल कपल्स होते हैं जिनके अंदर रिप्रोडक्शन की एबिलिटी नहीं होती है वो भी रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं। यही रीजन है कि रिप्रोडक्शन को वो हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं मानते हैं। Now next is metabolism. Metabolism क्या है? Several chemical reactions that occur in living organism in cell are collectively termed as metabolism. कुछ ऐसे केमिकल रिएक्शन जो कि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में उनके सेल्स के अंदर होते हैं, उन सारे केमिकल रिएक्शंस को हम कलेक्टिवली मेटाबॉलिज्म कहते हैं। अब हम जानते हैं मेटाबॉलिज्म में 2 टाइप का होता है, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म क्या है? जो ऐसे बायोकेमिकल रिएक्शंस जिनके अंदर सिंपलर कॉन्स्टिट्यूएंसेस, सिंपलर सब्सटेंसेस के सिंथेसिस से किसी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है, वो एनाबॉलिक रिएक्शन या फिर एनाबॉलिज्म कहलाता है। इसमें एनर्जी का यूज इन्वॉल्व होता है, ठीक है। इस प्रोसेस में, इन रिएक्शंस में एनर्जी का यूज होता है। फॉर एग्जांपल फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में हम जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की हेल्प से लाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है और ऑक्सीजन लिबरेट होता है। इस प्रोसेस में क्या हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दोनों सिंपलर सब्सटेंसेस हैं, इनसे कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो रहा है, तो ये एनाबॉलिज्म है। अब कैटाबॉलिज्म क्या है? कैटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म का जस्ट अपोजिट होता है। ये ऐसे बायोकेमिकल रिएक्शंस हैं जिनमें बड़े ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट मॉलिक्यूल्स का सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन होता है, ये कैटाबॉलिज्म होता है, ठीक है। और इस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होती है, इसमें एनर्जी कंज्यूम नहीं होती है, इसमें एनर्जी रिलीज होती है। फॉर एग्जाम्पल रेस्पिरेशन हम जान रहे हैं, C6H12O6 ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। तो इसमें क्या हो रहा है? ग्लूकोज जैसे कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस का ब्रेक डाउन हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जैसे सिंपलर सब्सटेंसेस में, तो ये कैटाबॉलिज्म है। अब ऑल द रिएक्शंस टुगेदर आर कॉल्ड मेटाबॉलिक रिएक्शन, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। ये सारे रिएक्शंस को हम कलेक्टिवली मेटाबॉलिक रिएक्शन कहते हैं, चाहे वो एनाबॉलिक हो चाहे कैटाबॉलिक हो, उसे हम कलेक्टिवली मेटाबॉलिक रिएक्शन कहते हैं और इस पूरे प्रोसेस को हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। और एक बात और है कि इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं होता है, ये किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की फुल डिफाइंड कैरेक्टरिस्टिक है। नाउ नेक्स्ट इज सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। हम जानते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल्स से मिलके बना होता है, वो सेल्स का ही एक प्रोडक्ट होता है। तो सेल, हम जानते हैं सेल खुद ही एक लिविंग पार्ट है, तो उससे मिलकर जब एक कॉम्प्लेक्स बॉडी बनेगी तो वो भी लिविंग होगी। इसीलिए ये भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है कि वो उसके पास एक सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन होता है। Now next is consciousness. Consciousness क्या है? Ability to sense environmental factors and respond to these stimuli is called consciousness. अपने आसपास के environment को sense करने की ability ही जो होती है यही consciousness कहलाती है। या फिर अपने आसपास में हो रहे changes, stimuli means environmental changes, या अपने नियर बाय प्लेसेस पे जो भी चेंजेस हो रहे हैं उनके प्रति रिस्पॉन्ड करना, ये भी कॉन्शियसनेस ही कहलाता है। अब इसमें पहला है हमारा रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स क्या है? द विजिबल रिएक्शन विच एन ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस एज अ रिजल्ट ऑफ स्टिमुलाई इज कॉल्ड रिस्पॉन्स। जो भी विजिबल रिएक्शन जो हम देख सकते हैं, ऐसे रिएक्शन जो कोई ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है एज अ रिजल्ट ऑफ स्टिमुलाई अप्लाई करने पे, तो यही रिजल्ट्स क्या कहलाते हैं? रिस्पॉन्स कहलाते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट इज इरिटेबिलिटी। ये क्या है? इसको सेंसिटिविटी भी कहते हैं। ऐसा पावर, ऐसी एबिलिटी किसी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जिससे वो किसी भी स्टिमुलाई के अगेंस्ट में रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है, यही एबिलिटी कहलाती है इरिटेबिलिटी, ठीक है। ये भी किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। और लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन कंसीडर एज सेल्फ रेप्लिकेटिंग, इवॉल्विंग एंड सेल्फ रेगुलेटिंग इंटरैक्टिव सिस्टम कैपेबल ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई।
लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम सेल्फ रेप्लिकेटिंग मीन्स खुद महसूस करते हैं, हम उस चीज को सेल्फ रेप्लिकेट करते हैं, इवॉल्व करते हैं, उस पर रिसर्च करते हैं, उसके बारे में समझते हैं, और सेल्फ रेगुलेटिव इंटरैक्टिव सिस्टम, और उसके बाद खुद रेगुलेट अपने आप से उसको रेगुलेट करने का एक इंटरैक्टिव सिस्टम बनाते हैं उस रिस्पॉन्ड के प्रति, ये एक्सटर्नल स्टिमुलाई के प्रति एक रिस्पॉन्ड क्रिएट करते हैं। ये ही लिविंग ऑर्गेनिज्म की एक कैरेक्टरिस्टिक है। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म में एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स का तो हम जनरली देख पाते हैं अपने आसपास में रिस्पॉन्स, प्लांट्स का में देखना थोड़ा मुश्किल होता है। तो प्लांट्स का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है माइमोसा प्यूडिका, जिसे हम जनरली टच मी नॉट के नाम से जानते हैं। जब इसकी लीव्स को हम टच करते हैं तो वो उसके प्रति अपने लीव्स को श्रिंक करके एक रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करती है, तो ये भी कॉन्शियसनेस का एग्जाम्पल है। नाउ नेक्स्ट इज अडेप्टेशन। अडेप्टेशन क्या है? दीज आर यूजफुल इनहेरिटेबल वेरिएशंस और चेंजेस caused by genetic recombination, mutation or any other method that makes an organism to adjust well and suited to its way of life. Adaptation क्या है? Simple words में ऐसा useful inheritable variation या change जिसमें कोई भी organism अपने लाइफ स्टाइल को किसी वे में एडजस्ट कर लेता है, वही एडाप्टेशन कहलाता है। अब एडाप्टेशन भी टू टाइप्स का होता है, शॉर्ट टर्म एडाप्टेशन और लॉन्ग टर्म एडाप्टेशन। शॉर्ट टर्म एडाप्टेशन जो एक बहुत छोटे टाइम के लिए, एक पर्टिकुलर टाइम के लिए, एक फिक्स टाइम के लिए जो एडाप्टेशन कोई भी ऑर्गेनिज्म करता है वो शॉर्ट टर्म एडाप्टेशन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल किसी सीजन के लिए, किसी पर्टिकुलर सीजन के लिए कुछ ऑर्गेनिज्म अडाप्ट करते हैं तो वो शॉर्ट टर्म एडाप्टेशन कहलाता है। लॉन्ग टर्म एडाप्टेशन जो पूरी लॉन्ग लाइफ, अपनी होल लाइफ के लिए जो एक फिक्स्ड एडाप्टेशन ऑर्गेनिजम्स कर लेते हैं उसे हम लॉन्ग टर्म एडाप्टेशन कहते हैं। ठीक है। एंड लास्ट कैरेक्टरिस्टिक है हमारी होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस क्या है? द लिविंग ऑर्गेनिज्म कीप देमसेल्फ स्टेबल बाय मेंटेनिंग देयर इंटरनल कंडीशन विद इन सर्टेन बाउंड्रीज अंडर एडवर्स साइकोलॉजिकल factors in order to continue metabolic process is called homeostasis। ऐसा प्रोसेस जिससे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने अंदर की कंडीशन, अपने इंटरनल कंडीशंस को एक बाउंड्रीज के अंदर, अपने बॉडी की बाउंड्रीज के अंदर हर एक प्रोसेस को सुटेबल, अपनी कंडीशन को सुटेबल रखता है ताकि किसी भी बाहरी फैक्टर से उसके मेटाबॉलिक प्रोसेस पे कोई इफेक्ट ना पड़े। यही प्रोसेस होम्योस्टेसिस कहलाता है। ठीक है। तो ये सारी थी किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की मेन कैरेक्टरिस्टिक। एक और कैरेक्टरिस्टिक है लिविंग ऑर्गेनिज्म की, वो है डेथ, क्योंकि हम जानते हैं कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म ही डाई कर सकता है, तो ये भी एक डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक है। इसी के साथ ये लिविंग ऑर्गेनिज्म की कैरेक्टरिस्टिक्स एंड होती हैं और यहीं पे मैं अपना वीडियो एंड करती हूँ। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।